Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप साथ साथ इसको सॉल्व करिएगा और आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस खुद से सही कर पा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन द क्लास इंटरवल शुड बी। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूसिव, अनइक्वल, इक्वल या ऑल आर पॉसिबल? क्या होना चाहिए? तो हम जब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो या तो इंक्लूसिव हो सकता है, या तो एक्सक्लूसिव हो सकता है, या तो अनइक्वल हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है। हम सारे पॉसिबल केसेस में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑल आर पॉसिबल। यानी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो डेटा दिया हुआ है वो इंक्लूसिव हो या फिर एक्सक्लूसिव हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ डेटा में हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द मीन वेजेस ऑफ टू कंपनीज आर इक्वल। इट सिग्निफाइज दैट द वर्कर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इक्वली वेल ऑफ। ट्रू या फॉल्स? तो कह रहा है कि दो कंपनीज है, ठीक है, जिसका मेन वेजेस जो है वो इक्वल है। तो क्या दोनों कंपनीज में इक्वली पेमेंट मिलता है सारे एम्प्लॉयज को? तो देखिए, आपका एक अगर हम मान लेते हैं कि आप मेरा कंपनी ए है जिसमें दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल टू एम्प्लॉयज को हम लेके चल रहे हैं। तो आपका एक का वेजेस है मान लेते हैं 10,000, दूसरे का है 8,000। दोनों का हम सम किए तो कितना आया? 18,000। और दोनों का जब हम मीन निकालेंगे तो आएगा 9,000 आएगा। सिमिलरली कोई कंपनी बी है जिसमें मान लेते हैं ए को मिलता है, एक जन को मिलता है 3,000, दूसरे को मिलता है 15,000। ठीक, दोनों को अगर हम सम करेंगे यहाँ पे भी आएगा 18,000 और मीन आएगा मेरा 9,000। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या मेरा दोनों कंपनीज में जो एम्प्लॉयज को पेमेंट मिल रहा है वो इक्वल है? नहीं है, यानी कि ये फॉल्स होगा। ठीक है, मीन मेरा इक्वल होने से दोनों कंपनी के एम्प्लॉय का जो वेजेस है वो इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहा, फाइंड द मीन ऑफ 4, 6, 12, 7, 9, 0, 5, 15, 6 एंड 10। तो मीन निकालने के लिए ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन कैसे निकालते हैं? तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई एन। और सिग्मा एक्स कैसे निकलता है? सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पे हम सिग्मा एक्स निकालेंगे सबसे पहले, इट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 10। ठीक है, एड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 10, 4 plus 6 10, 10 plus 12 is 22, 22 plus 7 is 29, 29 plus 9 is 38, 38 plus 20, 48, 58, 58 plus 10 68, 68 plus 6 74। तो सिग्मा x is equals to 74। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी x bar is equals to 74 divided by 10 is equals to 7.4, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू। यानी एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू हमारा कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताता है? तो ये है आपका मीडियन। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका मीडियन। ठीक है, याद करिए आप क्वार्टाइल निकालते थे तो Q1, Q2 एंड Q3 निकालते थे, है ना। हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन रहता था तो उसमें हम Q1, Q2, Q3 निकालते थे, जिसमें हम Q2 को क्या कहते थे? मीडियन कहते थे, क्योंकि ये जो है हमारा डेटा को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका मीडियन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन n is cumulative frequency, frequency, total frequency and frequency density।
ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो बताइए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल्स टू L1 प्लस m माइनस सी बाई एफ इंटू आई। यही है। इसमें ये m का मतलब क्या होता है? n बाई टू, यानी इसको हम लिख सकते हैं L1 प्लस n बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू आई, लिख सकते हैं हम। इसमें L1 क्या है आपका? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n बाई टू, n बाई टू में n क्या होता था आपका? n क्या होता था? टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। गलती से अगर आपके दिमाग में आया हो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी होगा। याद करिए, आप सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करते थे और नीचे लिखते थे। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग पुट करते थे यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पे 100 ही आया करता था, तो 100 बाई 250 हो जाता था। ठीक है, तो वैसे याद रखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका? टोटल फ्रीक्वेंसी। सी क्या था आपका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ क्या था आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। और आई क्या था आपका? विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी। एन का मतलब होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दिया है मीडियन ऑफ 70, 80, 60, 50, 55, 65, 60, 60, 40, 60 कितना होगा? ऑप्शन है 60, 65, 55, 70। सबसे पहले मीडियन निकालते समय हम क्या करते हैं? डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करते हैं, आइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा आपका 40, देन 50, 40, 50, देन 55, इसके बाद है आपका 60, 1, 2, 3, 4, 4 बार 60 है, यानी 60, 60, 60, 60। इसके बाद हो जाएगा आपका 65, 70, देन 80। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी n इज इक्वल्स टू 10, जो कि है मेरा इवन। ठीक है, n इवन है, तो इवन वाले केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है आपका मीडियन इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। यही है इवन के केस में। ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 n बाई 2, यानी 10 बाई 2 5th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2, यानी 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। 5th ऑब्जर्वेशन कितना है आपका? 1, 2, 3, 4, 5, ये है आपका 60 प्लस 6th भी कितना है? 60, यानी हाफ ऑफ 120 विच इज इक्वल्स टू 60, यानी ऑप्शन नंबर ए। यही मेरा मान लेते हैं अगर n होता ऑड, तो ऑड वाले केस में कैसा निकलता है? n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर ऑड रहता, if n is odd, तो मेरा निकलता मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द वैल्यू विच अकर्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वैसा वैल्यू जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या कहते हैं हम? वो कहलाता है आपका मोड। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहलाता है आपका मोड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दिया है मोड ऑफ 25, 22, 15, 23, 21, 25, 17, 17, 19, 19, 20, 25 is 17, 19, 25, 23। तो हम इंडिविजुअल सीरीज में मोड दो तरीके से निकाल सकते थे। क्या क्या? या तो बाय इंस्पेक्शन मेथड, या तो बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड से अगर हम निकालते हैं, तो इंस्पेक्शन मेथड से निकालने के लिए कोशिश क्या करना चाहिए कि क्या करें, हम डेटा को अरेंज करें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि मेरे को क्लियरली पता चल सके कि कौन सा वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग उसको बाय इंस्पेक्शन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरा 15, उसके बाद 17 दो बार 17 आया है। देन अगेन आपका हो गया 19, दो बार 19 आया है। उसके बाद 19 दो बार है। उसके बाद है आपका 20 एक बार है, फिर 21 एक बार है। उसके बाद 22 एक बार है, 23 भी एक बार है, और एक दो तीन बार है आपका 20। ठीक है, यानी 15 तो एक बार है, 17 मेरा दो बार है, 19 मेरा दो बार है, 20, 21, 22, 23 एक एक बार है, और 25 मेरा तीन बार है। तो मेरा मोड क्या हो जाएगा 25, यानी वैसा वैल्यू जो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है वो कहलाता है मेरा मोड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक उम्मीद करते हैं कि आपको 8 में 8 आ रहा होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मोड माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर मोड इज इक्वल्स टू मीन प्लस मीडियन। ठीक है, तो मोड इक्वल्स टू मीन प्लस मीडियन तो एकदम नहीं होता है, एकदम भी नहीं होता है। ठीक है, बाकी अब बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तीनों में 3 2 3 2 3 2 है, एक में मीन मीडियन मोड लिखा हुआ है, कौन सा सही है? सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है, इफ मीन इज इक्वल्स टू 31.25 and median is equals to 31.5, then the mode is options है 31.5, 32, 32.5 and 31। क्या होगा? अभी अभी हम लोग फॉर्मूला देखे, इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखे कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। यहाँ बस फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, 3 मीडियन यानी 3 इंटू 31.5 माइनस 2 इंटू 31.25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 94.5 माइनस 31 इंटू 2 हो जाएगा आपका 62, और ये हो जाएगा 62.5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इज 2 एंड 3 32.0, यानी मोड इज इक्वल्स टू 32। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब तक यहाँ 10 में से 10 कितनों को आ चुका है? उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोगों को 10 में से 10 ही आया होगा। चलिए नहीं भी आया तो आगे के क्वेश्चंस में कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट 17th परसेंटाइल। 17th परसेंटाइल और दिया है 45, 48, 33, 40, 30, 58, 60, 80 एंड 90। तो परसेंटाइल, डिसाइल, मीडियन, क्वार्टाइल सब निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं डेटा को? सबसे पहले हम डेटा को जो है वो अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आइए इस डेटा को हम अरेंज करें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा वैल्यू है मेरे 30, फिर 33, इसके बाद है आपका 40, 45, 48, 58, 60, 80, 90। ठीक है, क्या निकालना है आपको? 17th परसेंटाइल यानी P17 निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में परसेंटाइल निकालने का? होता है आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 100 वैल्यू, यही होता है। n की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 17 इंटू ये n की जगह पे क्या लिखा जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 प्लस 1 बाई 100 वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 17 इंटू 10 बाई 100 वैल्यू।
इट इज इक्वल्स टू 1.7 वैल्यू। क्या हो जाएगा ये? फर्स्ट वैल्यू प्लस 0.7 इंटू 0.7। 1.7 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? 1 एंड 2। ये हो जाएगा सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। ये हो गया फर्स्ट वैल्यू कितना है आपका? 30 प्लस 0.7 इंटू सेकेंड वैल्यू कितना है? 33 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 30 प्लस 0.7 इंटू 3, यानी 30 प्लस 0.7 into 3 is 2.1 is equals to 32.1। 32.1। ठीक है, चलिए ये सब छोटा छोटा फॉर्मूलाज है ना आपका परसेंटाइल निकालने का, डीसाइल निकालने का, क्वार्टाइल निकालने का, ये सब आपको एकदम फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Which measure of dispersion is the quickest to compute? कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन सबसे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे जल्दी? तो याद करिए आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन दो टाइप का था। एक था आपका एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा था आपका रिलेटिव मेजर्स। था एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या था आपका? रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। रिलेटिव में क्या क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यही सब था। सबसे आसान से आप क्या कैलकुलेट कर लेते थे? रेंज, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या था? L माइनस एस, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसी भी सेट ऑफ डेटा में, या वो इंडिविजुअल हो या फिर वो मेरा डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर मेरा कंटिन्यूअस सीरीज हो, सभी में हम लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करते थे x का वैल्यू में और मेरा आ जाता था रेंज। सबसे आसानी या सबसे जल्दी से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? रेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन? यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? तो अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस किए कि आपका दो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, क्या क्या? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर। इसमें एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में से वैसा कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन था जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है? वो है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है ना, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होता है, यानी कि इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम एज अ रेशियो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, रेशियो के तौर पर हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मेरा कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब एब्सोल्यूट में क्या क्या था आपका? रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, ये सर आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन था। और रिलेटिव में क्या क्या था? सभी का कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी किसका यूनिट नहीं है? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, या फिर वेरिएंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है if the value of standard deviation of a set of data is in meter, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मेरा मीटर में है, पूछ रहा है then the unit of variance will be, तो वेरिएंस का यूनिट क्या होगा? तो सबसे पहले बताइए वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस आपका क्या है? वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस क्या है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का यूनिट मेरा मीटर है तो वेरिएंस का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी किसी भी सेट ऑफ डेटा का अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का दिया हुआ है मीटर, तो वेरिएंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे वेरिएंस का हमेशा जो यूनिट रहेगा वो स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैन बी डिफाइंड एज L plus S divided by L minus S, या L minus S divided by L plus S, या फिर
L प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 या फिर L माइनस एस डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन डिविएशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मीन डिविएशन हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोड, मीन, मीडियन या फिर एनी ऑफ दीज। तो याद करेंगे कि हमारा मीन डिविएशन का फॉर्मूलाज होता था, तो हम लोग पढ़े थे कि वी कैन कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड, यानी हम तीनों में से हमारा मीन डिविएशन निकाल सकते हैं, यानी इसका आंसर होगा एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स लाई बिटवीन। याद करेंगे आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम लोग पढ़े थे, तो इसका वैल्यूज कहाँ से लाई करता था? आपका 3 डिग्रीज था, क्या क्या? परफेक्ट, जीरो एंड लिमिटेड था ना। परफेक्ट, जीरो एंड लिमिटेड। परफेक्ट मतलब क्या था? 1, 0 और लिमिटेड आपका 5 पार्ट में डिवाइडेड था, क्या क्या? वेरी हाई, फेयरली हाई, वेरी हाई, फेयरली हाई, मॉडरेट, लो और वेरी लो था। इसमें वेरी हाई क्या था आपका? प्लस 0.9 से लेकर के 1 तक। ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज था आपका। यहाँ था माइनस 0.9 से लेकर के 1 तक था। फेयरली हाई, फेयरली हाई यानी 0.75 से लेकर के 0.9 तक। यहाँ पे माइनस 0.75 से लेकर के 0.9 तक। मॉडरेट क्या था आपका? प्लस 0.5 से लेकर के 0.75। यहाँ था माइनस 0.5 से लेकर के माइनस 0.75। लो था आपका प्लस 0.25 से लेकर के प्लस 0.5। लिमिटेड था आपका माइनस 0.25 से लेकर के माइनस 0.5। वेरी लो था आपका 0 से लेकर के प्लस 0.25 और यहाँ था आपका 0 से लेकर के माइनस 0.25। यानी आप ध्यान दिए होंगे तो देखे होंगे कि आपका जो डिग्रीज है वो लाई करता है बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, यानी आपका हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है +1 और लोएस्ट वैल्यू हो सकता है आपका -1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। If the value of two variables move in the same direction, the correlation between them is negative, positive, zero, none of the above. क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट एक बढ़ रहा है दूसरा अगर घट रहा है तो ऐसे केसेस में नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। The Spearsman rank correlation is given by options है R is equals to 1 minus 6 sigma d square by n square minus n, R is equals to 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n, या फिर R is equals to 1 minus 8 sigma d square by n cube minus n, या फिर R is equals to 1 minus 9 sigma d square divided by n cube minus n। तो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? होता है आपका R is equals to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1। यानी इसको अगर हम ब्रेक डाउन करके लिखे तो ये हो जाएगा 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसमें आपका d क्या होता था? d क्या है आपका? रैंक डिफरेंसेस, उसका हम स्क्वायर करते थे और सम टोटल निकालते थे। अगर मेरा रैंक्स दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो हम अपने से रैंक प्रोवाइड करते थे। रैंक कैसे प्रोवाइड करते थे वो आप पे डिपेंड करता है, या तो आप लोएस्ट वाले को 1 दे और हाईएस्ट वाले को जो लास्ट रैंक आ रहा है वो दे, या फिर आप हाईएस्ट वाले को 1 दे और लोएस्ट वाले को जो लास्ट रैंक आ रहा है वो दे। और यही दोनों आपको 2 या 3 जो भी आपका वेरिएबल्स दिया रहेगा सबके साथ करते थे। फिर निकालते थे उसका डिफरेंसेस और डिफरेंसेस निकालने के बाद हम निकालते थे उसका सम टोटल।
और ये n क्या था आपका, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन था आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज क्या है, 0 1 2 1 बाई 2, क्या होगा 0, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी इज 0। और यही अगर पूछ देता प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, यानी उसके होने की संभावना 100% है, तो हो जाता 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What is the probability of getting 6 in a throw of die? एक अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 6 आएगा। तो अगर हम डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी NS हो गया मेरा 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 6 आएगा, यानी कि मेरा जो सैंपल स्पेस, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग 6, ए हो जाता मेरा क्या 6, एक ही बार आ सकता है, यानी NA इज इक्वल्स टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A यानी 6 इज इक्वल्स टू NA डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल्स टू 1 बाई 6, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 बाई 6। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the probability of drawing a king from a pack of 52 cards? Drawing a king, एक किंग का बात कर रहे हैं, यानी सबसे पहले मेरा सैंपल स्पेस कितना हो गया, कितना कार्ड है 52C1, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हम निकालेंगे, ये हो गया आपका 52 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 52 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, और ये 51 फैक्टोरियल, ये लिखा है आपका 52 इंटू 51 फैक्टोरियल बाई 51 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हुआ यानी 52, यानी एन एस है आपका 52। ठीक है, फिर हमने लिया ए को एक इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग, तो ए का आने का पॉसिबिलिटी क्या क्या है आपका 4C1, 4 किंग होता है, यानी 4 फैक्टोरियल बाई 1 इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 वेज, यानी एन ए है आपका 4। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ए बाई एन एस इज इक्वल्स टू 4 बाई 52, यानी 1 बाई 13, 1 बाई 13, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 बाई 13। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो जब हम एक डाई थ्रो करते हैं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी एन एस इज इक्वल्स टू 6। लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर क्या क्या है 2 4 एंड 6 विच इज इक्वल्स टू एन ए कितना हो गया 3, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन एस इक्वल्स टू 3 बाई 6, यानी 1 बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 बाई 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिया है if A and B are two mutually exclusive events and probability of A is equals to 1 by 2 and probability of B is 1 by 3, then find probability of A union B। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते हैं, जब दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। दो इवेंट को हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तब कहते हैं जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकलता है आपका, कैसे निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यही अगर मेरा दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं रहता तो कैसे निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों फॉर्मूलाज को। चलिए, तो यहाँ पे आपको बोला है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, यानी वी विल गो विद द फर्स्ट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 1 बाई 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1 बाई 3, एलसीएम लिए हो गया 6, यहाँ हो गया 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 बाई 6, यानी ऑप्शन नंबर डी 5 बाई 6।
ठीक है, चलिए आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। A bag contains 3 white and 4 red balls. What is the probability that a ball drawn at random will be white? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितना है? 3 white and 4 red. टोटल बॉल्स कितना हो गया? 7 बॉल। तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? 7C1 which is equals to 7 factorial by 1 factorial into 6 factorial, यानी ये हो गया 7 ways, यानी NS is equals to 7। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो एक वाइट बॉल है। तो वाइट बॉल ड्रॉ करने का एक प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? मेरा वाइट बॉल कितना है मेरे पास? 3, यानी 3C1 3 factorial by 1 factorial and 2 factorial is equals to 3 ways, यही हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A is equals to NA divided by NS which is equals to 3/7, यानी ऑप्शन नंबर बी 3/7। ठीक है, चलिए तो हमने टोटल सॉल्व किए हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं सभी का स्कोर बहुत ही अच्छा आया होगा क्योंकि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे। ठीक है ना, चलिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना स्कोर। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।